नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और मैं हूं गायत्री शर्मा। कानपुर में अगवा लैब टेक्नीशियन की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लैब टेक्नीशियन की हत्या 26 से 27 जून को ही कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि लैब टेक्नीशियन संजीत के अपहरण और हत्या की वारदात में उसके ही 2 दोस्त शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में और पुलिस की टीमें नदी में शव की तलाश कर रही हैं। संजीत की हत्या की खबर सुनकर परिवार में मातम पसर गया। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से ही संजीत की जान चली गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। खा लिया, पूरा स्टाफ की बात थी, स्टाफ की बात थी। हमारा बच्चा खा लिया बच्चा खा लिया इनने। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, शव को लेकर अभी क्या अपडेट, क्या खोजा जा सका है अभी तक? देखिए, शव की फिलहाल तलाश जारी है। पांडू नदी में चूंकि बहाव तेज है, उसके बाद से लगातार शव की तलाश जारी है। और जो अगर परिजनों की बात करें तो उनका सीधे तौर पे यह आरोप है, ये हत्या उनके दोस्तों ने नहीं बल्कि इस हत्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार पुलिस है। रणजीत राय जो वर्तमान में इंस्पेक्टर थे उस वक्त, जिनको सस्पेंड किया गया था, वो पूरी तरीके से इस मामले में दोषी हैं। अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले रणजीत राय पर आनंद देव तिवारी का ऐसा आशीर्वाद था कि उन्हें हमेशा अच्छे थाने दिए जाते थे और यही नतीजा था। ये कोई पहला प्रकरण नहीं, उनसे पूर्व में भी कई बार वो फर्जी अपहरण करा के लोगों से वसूली कर चुके हैं, लोगों से पैसा ले चुके हैं। तो कुल मिला के रणजीत राय का कैरेक्टर ही इसी तरीके का था। और अब घर वाले यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे के जो कातिल हैं वो असली वो पुलिस वाले हैं जो पूरे स्टाफ थे और उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे किसी का बेटा ना जाए, आगे किसी के बेटे के साथ ऐसी घटना न हो। लगातार परिजन इस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा रही। जिस तरह कल अखिलेश यादव ने सपा प्रमुख ने ट्वीट भी किया था, तो तमाम तरीके से राजनीति भी गर्मा रही है। और आज अंदेशा लगाया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कुछ देर में कुछ स्थानीय राजनीतिक लोग भी इनके घर पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारिश के पानी पर हुए विवाद में एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर जमकर पत्थर बरसाए। दावा है कि आरोपियों के मकान की छत से बारिश का पानी पड़ोस के एक घर में जा रहा था, जहां रहने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा जा रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात पर दोनों गुट के लोग आग बबूला हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मकान की छत पर चढ़े लोग पत्थर बरसाते नजर आए। इनमें महिलाओं और बच्चों को भी देखा गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। जिस मकान पर हमला हुआ वहां चारों तरफ पत्थर बिखरे दिखे। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक पानी की टंकी और वॉशिंग मशीन भी टूटी नजर आई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर शिनाख्त कर वैधानिक कार्रवाई की। राजस्थान के सियासी घमासान में आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। आज राजस्थान हाईकोर्ट सचिन पायलट की याचिका पर सुबह 10:30 बजे सुना सकता है फैसला। सचिन पायलट ने खुद समेत 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के नोटिस को दी है चुनौती। सचिन पायलट की याचिका में 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के नोटिस को पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया गया है। वहीं स्पीकर CP जोशी की तरफ से दलील दी गई कि नोटिस देना उनका संवैधानिक अधिकार है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर CP जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट आज जो भी फैसला देगा उस पर अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा, लेकिन आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट में अगर फैसला आ जाता है तो फिर उसका गहलोत और पायलट गुट पर क्या असर होगा। ये पहली स्थिति है आपके सामने जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर कोर्ट स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा देती है या फिर उसे रद्द कर देती है तो ऐसी स्थिति में CM गहलोत विधानसभा सत्र बुला सकते हैं, जहां वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर सकते हैं। बीजेपी पायलट गुट अगर एक साथ मिलकर उनके खिलाफ वोट करें तो भी उनको बहुमत मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें 200 हैं और बहुमत के लिए 101 सीट की जरूरत है। अब अगर गहलोत की स्थिति देखें तो अगर 19 बागी विधायक चले भी जाते हैं और एक बीमार विधायक की गिनती नहीं करें तो कांग्रेस के पास 87 विधायक बचेंगे। वहीं कांग्रेस के पास 10 निर्दलीय, 2 BTP, 1 RLD और 1 CPM के विधायक का समर्थन है। और ऐसे में
गहलोत के पास कुल 101 विधायक होते हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी और उसकी समर्थक पार्टी पायलट गुट के साथ मिल भी जाती है तो बहुमत के आंकड़े से दूर ही रहती है। फिलहाल बीजेपी के पास 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है, जो कि मिलाकर 75 विधायक होते हैं। वहीं पायलट गुट ने अपने साथ 22 विधायक होने का दावा किया है, तो इन तीनों का कुल आंकड़ा 97 होता है, लेकिन यह बहुमत के आंकड़े से दूर है। अब नजर डालते हैं दूसरी स्थिति पर, जिसमें अगर स्पीकर के नोटिस को रद्द ना करके कोर्ट सचिन पायलट की याचिका खारिज कर देती है, तो फिर ऐसी स्थिति में विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 से घटकर 181 रह जाएगी, क्योंकि 19 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे और ऐसी हालत में बहुमत के लिए गहलोत सरकार को सिर्फ 92 विधायक चाहिए होंगे। सीएम गहलोत का दावा है कि उनके पास 101 विधायक हैं और ऐसे में सीएम गहलोत आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तार-तार कर दिया। राज्य सरकार वहां के चांदनी चौक इलाके में पुनर्विकास योजना चला रही है और केजरीवाल वहां इसी योजना का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन जैसे ही चांदनी चौक इलाके में रहने वाले लोगों ने केजरीवाल को अपने बीच देखा, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए और उनके नजदीक जाने की कोशिश करने लगे। केजरीवाल के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और भीड़ दोनों नेताओं के साथ साथ चलती नजर आई। चांदनी चौक इलाके में मंदिर और गुरुद्वारा भी है। केजरीवाल उन दोनों जगहों पर भी गए। वो पहले मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी ने उन्हें तिलक लगाकर माला पहनाई और शॉल ओढ़ाई, लेकिन जिस समय वो मंदिर पहुंचे, उनके चारों ओर भीड़ जुट गई। केजरीवाल को अपने बीच देखकर ये लोग इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने 2 गज की दूरी के नियम को ताक पर रख दिया। कुछ यही हाल उस समय भी था जब सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री और लोगों के बीच जरूरी फासला बनाए रखने के लिए उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि केजरीवाल उनकी तरफ से बनाए गए रस्सी के घेरे में ही चलें। यही नहीं, एक शख्स लगातार इस बात का ऐलान करता दिखा कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। चलते रहे, थोड़ी फासला बनाए रखें। अरविंद केजरीवाल करीब आधे घंटे तक चांदनी चौक इलाके में रहे और जितनी देर वो वहां थे, उनके आसपास लोगों का जमावड़ा लगा रहा। 2 जुलाई को हुए कानपुर मुठभेड़ कांड में विकास दुबे का साथ देने के एक और आरोपी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर मुठभेड़ के बाद से फरार चल रहे विकास के साथी शिवम दुबे को पुलिस ने यूपी के चौबेपुर से किया है गिरफ्तार। शिवम दुबे पर कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में विकास का साथ देने का आरोप है। यूएई के बाद अब चीन ने भी अपने मंगल मिशन की शुरुआत कर दी। मंगल तक अपना रोवर पहुंचाने के लिए चीन ने अपने ताकतवर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे हेनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो ऊपर की तरफ उठने लगा। कुछ ही सेकंड में रॉकेट आसमान में उड़ने लगा। जल्द ही रॉकेट ने जरूरी रफ्तार हासिल कर ली और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। इससे पहले वहां के अंतरिक्ष केंद्र में जरूरी तैयारियां पूरी की गईं। रोवर और ऑर्बिटर को रॉकेट के ऊपरी हिस्से में फिट किया गया। इसके बाद रॉकेट को लॉन्च पैड तक लाया गया, जहां ईंधन भर के उसे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया गया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को अशुभ बताया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तय तारीख पर सवाल उठाया और दावा किया कि 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त नहीं है, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी मंशा पर शक जताया। जिस मुल्क में ये हो रहा है, ये अशुभ घड़ी है। वो इस बात को चुपके से भी कह सकते थे, उनको टीवी पे कहने की जरूरत नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने घर पर पौधा लगाते हुए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 10 राज्यों के 38 जिलों की 6000 एकड़ जमीन में पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री ने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। 10 राज्यों के 38 जिलों में 600 एकड़ में टोटल 6000 एकड़ के अंदर वृक्ष लगाए जाएंगे। एम्स पटना के नर्सिंग स्टाफ ने वेतन बढ़ाने और दूसरी सुविधाओं की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने एम्स के गेट के बाहर प्रदर्शन भी किया। हम लोग कोरोना में इतना फाइट कर रहे हैं, हमारा सैलरी समान कार्य समान वेतन का किया जाए, जो नहीं मिल रहा है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बन रही इमारत की 4थी मंजिल से एक बच्चा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जब बच्चा खेल रहा था तभी वो अचानक नीचे गिर गया। बच्चे के माता पिता इमारत में ही काम करते हैं। एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। इसके माता पिता एक प्रोजेक्ट है, उसमें मजदूरी का काम करते हैं। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
नदी के उफान पर आने और लगातार हो रहे कटाव की वजह से किनारे पर बनी एक स्कूल की इमारत पानी में समा गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। स्कूल की इमारत पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और पलक झपकते ही वो नदी में समा गई। पहले तो वो धीरे धीरे नदी की ओर झुकी और फिर टूटकर उसके अंदर चली गई। कोरोना संकट की वजह से ये स्कूल लंबे समय से बंद था, इसलिए उसके टूटने से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो किस तरीके से कोसी नदी का कहर इस स्कूल पर बरपा, कटान की वजह से दरअसल ये स्कूल देखते ही देखते पलक झपकते ही पानी में समाता दिखाई दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोरोना संकट के बीच ये स्कूल बंद पड़ा था, इसलिए जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहले किस तरीके से झुका और उसके बाद देखते ही देखते ये स्कूल पानी में समाता चला गया। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो किनारे पर इमारतें बनी हुई हैं उन पर लगातार कटान का खतरा मंडरा रहा है और इस सब के बीच ये स्कूल पानी में समा गया। कोरोना संकट के बीच रेलवे यात्री ट्रेनों के लिए टाइम टेबल में बड़ा बदलाव कर सकती है। खबरें हैं कि रेलवे देश भर में ऐसी 100 ट्रेनों को बंद कर सकती है जिनकी कोई मांग नहीं। साथ ही कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज कम करके उनकी रफ्तार भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इस फैसले से यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है। फिलहाल रेलवे कोरोना की वजह से सिर्फ 230 ट्रेनें ही चला पा रही। ऐसे में उसकी तरफ से बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और खबरें हैं कि ट्रेनों के टाइम टेबल में यह बदलाव इस साल के अंत तक हो सकता है। भारतीय रेल भी सुधार के कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कई दशकों से लंबित थे। जीरो बेस्ड टाइम टेबल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रेल मुसाफिर एक बेहतर यात्रा का आनंद ले पाएंगे। हाईकोर्ट में फैसले से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। कल शाम हुई दोनों के बीच मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत सोमवार को 3 दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, जिसमें वो विश्वास मत पेश कर सकते हैं। बताया गया कि राज्यपाल से उन्होंने इसी विषय पर चर्चा की। हमारे पास पूरी मेजोरिटी भी है, हम एकजुट हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा, वहाँ बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर, अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई, ईडी सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में हम फ्लो टेस्ट के लिए जाएं, ताकि किसी को भी कोई बहाना या कोई किसी बात का और इंतजार ना रह जाए कोर्ट का। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग अच्छे खासे हम लोगों की बढ़त है। कम से कम 15 से 20 का डिफरेंस जो है होगा हमारे और जो हमारी सरकार को नहीं चाहते। इतना कम से कम का डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से है। तो इसलिए हम लोग फ्लो टेस्ट के लिए हम कभी भी जा सकते हैं। फ्लो टेस्ट ही इसका एक रास्ता है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नागपुर एम्स ने कोरोना मरीजों पर नजर रखने के लिए कलाई पर पहना जाने वाला एक स्मार्ट बैंड बनाया। आईआईटी जोधपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर के साथ मिलकर बनाया गया ये स्मार्ट बैंड मरीज की सेहत की जानकारी भी जुटा सकता है। बताया गया कि स्मार्ट बैंड में ऐसे सेंसर लगे हैं जिससे मरीज के इसको पहनते ही डॉक्टर को उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मरीज की लोकेशन, उसके शरीर का तापमान, हार्ट रेट और खून में ऑक्सीजन की मात्रा की सारी जानकारी डॉक्टर को मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल में फिर से लागू लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस हर जगह सख्त नजर आई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ममता सरकार ने हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन करने का फैसला किया। इस हफ्ते शनिवार को भी लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के पहले दिन कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा दिखा और पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर सख्ती करती नजर आई। हफ्ते में 2 बार लॉकडाउन के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का आज पहला दिन है। कोलकाता की सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को कहीं पुलिस ने डांट कर भगा दिया
तो कहीं पूछताछ के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कोलकाता पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वालों को इस लॉकडाउन में सजा भुगतने को तैयार रहने का संदेश दे दिया। जो भी बेवजह घूम रहे हैं हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। सख्ती की कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तरी 24 परगना से भी आईं, जहां ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को चिताते दिखे। आज के सारा दिन लॉकडाउन यही नहीं, सिलीगुड़ी में तो पुलिस की सख्ती के साथ ही निगम के कर्मचारी डेंगू मलेरिया से बचाव के इंतजाम करते भी नजर आए। बताया गया कि बंगाल सरकार कोरोना के बढ़ते मरीजों पर काबू पाने के लिए सख्त लॉकडाउन के लिए मजबूर हुई। सरकार ने हालात का आकलन करने के बाद हर हफ्ते लॉकडाउन की तारीख की घोषणा करने का फैसला किया। फिलहाल 25 जुलाई और 29 जुलाई को लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में कोताही से बचने के लिए इस बार स्पेशल पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। बताया गया कि कोलकाता में कोरोना के लिहाज से संवेदनशील 28 जगहों की पहचान की गई, जहां 5 पुलिस अफसरों के साथ स्पेशल टीमें तैनात की जाएंगी, क्योंकि बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या 49,000 को पार कर गई और कोरोना की वजह से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी। मुंबई में बिजली के दाम पर बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। मुंबई में बिजली के दाम को लेकर बेस्ड ऑफिस में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। यूपी के मेरठ में एक गाड़ी ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बिहार के गया में चोरी के आरोप में लोगों की पिटाई कर दी गई, छुड़ाने गई पुलिस को भी बंधक बनाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाबालिगों ने चाकू लहराकर लोगों को डराया। बच्चे जो है और नाबालिग है, लड़का जो है वो चाकू लहराया था, उससे चाकू और बाकी से डंडे एवं ईंट बरामद किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पानी को लेकर हुए विवाद में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने 2 साथियों की हत्या कर दी। 10 से 15 लोगों की पिटाई की गई और 3 काफी क्रिटिकली घायल हैं। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई। हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन फ्रांस की एक कंपनी ने बनाई, जिसका जर्मनी में इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इस ट्रेन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पटरियों पर रफ्तार से दौड़ती नजर आई। इस ट्रेन में ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, जो ट्रेन के इंजन को ताकत देती है। सबसे खास बात यह कि डीजल से चलने वाली दूसरी ट्रेनों के मुकाबले ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। कई तरह की सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में करीब 300 लोग सफर कर सकते हैं और ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। हरियाणा के अंबाला में आपसी रंजिश में एक आदमी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी के चचेरे भाई पर लगा। इस वारदात को अंबाला छावनी की बड़ी सब्जी मंडी में अंजाम दिया गया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो सब्जी मंडी में सामान खरीदता दिखा, तभी वहां पर आरोपी चाकू लेकर पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने के लिए उनकी तरफ दौड़े और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। इस बीच सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई और लोग भागकर घटना वाली जगह पर जमा हो गए। पीछे जो चाकू लेके आया उसने सीधा आके चाकू बांट दिया। कोई लड़ाई झगड़ा था बस घर का, काफी दिन से। हमले में घायल आदमी को बिना देर किए सभी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। उसी के चाचे के लड़के ने पेट में चाकू मार दिया और जिसकी उससे मौत हो गई है। घटना के बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। शिवसेना के सांसद राहुल शिवाले ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्मों के कई कलाकारों के कार्यक्रम से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दिया जाता है। उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान के एक इवेंट ऑर्गेनाइजर रेहान सिद्दीकी का जिक्र किया। शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया कि रेहान सिद्दीकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है और विदेश में हिंदी फिल्मों के कलाकारों के कार्यक्रम से जो कमाई होती है उसे ISI को दे देता है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में हिंदी फिल्मों के कलाकारों से रेहान सिद्दीकी के शो नहीं करने की अपील भी की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रेहान सिद्दीकी समेत 3 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कथित ऑडियो टेप को लेकर SOG के नोटिस का सामना कर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इशारों में राजस्थान के CM अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके दुनिया भर में फैली कोरोना की बीमारी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर क्या लिखा, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया कोरोना के वायरस से त्रस्त है और राजस्थान तुम्हारी झूठी राजनीति के वारिस से। पंजाब के संगरूर में रहने वाला एक बॉक्सर कई मेडल जीतने के बाद भी मजदूरी करने को मजबूर है। पंजाब की तरफ से खेलते हुए इस बॉक्सर ने कई मेडल अपने नाम किए हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद और रोजगार नहीं मिलने के बाद उसे मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा। आर्थिक तंगी से परेशान बॉक्सर एक ट्रक से अनाज की बोरियां उतारता नजर आया। उसने अधिकारियों पर कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। अफसर अधिकारी ने कि मैं इस तरह खेडा में नौकरी जरूरत है सर, उन्होंने कभी राज नहीं पाया जी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस बॉक्सर ने तमाम मुश्किलों के बाद भी अभ्यास करना नहीं छोड़ा और अपने साथ साथ इलाके के बच्चों को भी बॉक्सिंग सिखाता नजर आया। कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद के काम में जुटे एक्टर सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों की मदद की। किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे यूपी बिहार समेत दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए सोनू सूद ने खास विमान बुक करवाया, जो देर रात छात्रों को लेकर किर्गिस्तान से वाराणसी पहुंचा। अपने वतन लौटकर छात्रों ने खुशी जताई और सोनू सूद को शुक्रिया कहा। किर्गिस्तान से सर 3 महीने से हम लोग फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ से हमें इवैक्यूएट किया और सर हम बहुत उनको पर्सनली इतना थैंक्स करना चाहते सर कि इंडियन गवर्नमेंट से सर हमारे कोई सुनने वाला नहीं था सर। एम्बेसी हमारी कोई कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं देते था सर। और हमने उनको सर सोनू सूद सर को एक जिम्मेदारी दी कि हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने सर मात्र 3 दिन के अंदर सर हमारे लिए एक फ़्लाइट अरेंज की और आज हम सर आप सबके सामने हैं सर। तो कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद के काम में एक्टर सोनू सूद लगातार जुटे हुए हैं और इस बार उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों की मदद की है। किर्गिस्तान में पढ़ाई करे यूपी और बिहार समेत जो दूसरे राज्यों के छात्र हैं उनके लिए सोनू सूद ने खास विमान पहले तो बुक कराया और ये विमान देर रात छात्रों को लेकर किर्गिस्तान से वाराणसी पहुंचा। अपने वतन लौटकर छात्रों में जाहिर है खुशी है और उन्होंने सोनू सूद को शुक्रिया कहा। मैं हूं किशोर अजवाणी।